Good morning, students. Welcome back to the class 12, subject Business Studies, chapter Organizing, part 3. Today's topic we will go with the organizational structure. Before this video, we have completed the definition of organizing, then we have seen the steps of organizing, then later on we have seen in the video 2 as the needs of organizing, why organizing is needed. Then we have seen 7 points over that features and importance. Today we will see the organizing structure, yeah, organizational structure we will see today. So we'll begin with this organizational structure. What is organizational structure? So it has been mentioned over here. Organizing structure refers to the framework within which managerial and operating tasks are performed. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग एक फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं. फ्रेमवर्क मीन्स हायरार्कीज और लेवल्स ऑफ वर्क वी आर डूइंग which managerial and operational tasks are being performed according to that framework. So here the main important points are framework within and managerial and operating tasks are performed. So organization structure वो structure है जिसके अंदर हम लोग जॉब किसको अलॉट करेंगे, कैसे अलॉट करेंगे और कौन कौन से लेवल पे अलॉट करने वाले हैं, ये फ्रेम करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं. जैसे हमने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल, उसको भी हम लोग एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं. तो उस तरह से फ्रेम कर सकते हैं हम लोग जॉब्स को भी. तो जॉब्स में किसको कौन सा जॉब देना है, कैसे जॉब देना है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्रेम करने के बाद. सो वी विल सी कंटिन्यू फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट इज इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्स. अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो कौन सा कैंडिडेट या कौन सा एम्प्लॉय है वो कौन से वर्क में डिवाइड हो सकता है या कौन से रिसोर्स को वो यूज़ कर सकता है, वो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया जाता है. यहाँ पे कहा है स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्स. पीपल की जब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द पीपल, and we can target also in the market as a people whom I can sell my product. Then work, it can be distributed according to the department of work, production, purchase, sales, finance. This can be the work which has been divided to the people. And then resources, what are the resources available within. So according to that resources we can distribute our work in the organization structure. Point number 2 is been mentioned. As business operation operates in a dynamic environment, management must continuously review its plan and organizational structure of an enterprise should be subjected to periodic review to determine if modification is required. As you know that business is in a market where the environment is dynamic. A regular interval the changes can occur. Changes can be uncertain. It can be changed according to the market needs. The needs people have a different needs और नीड्स के बेस पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है. तो एनवायरनमेंट जो मार्केट का है वो भी चेंज हो सकता है. तो इसीलिए जो मैनेजर्स हैं उनको रिव्यू करते रहना चाहिए उनका प्लान एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी वो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान. तो इसके अंदर जो की पॉइंट जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट है जो मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली रिव्यू की तरह करते रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, और मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में. अगर वो चेंजेस करते रहेंगे और मार्केट की नीड्स को फुलफिल करते रहेंगे तो वो प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ज़्यादा वो ग्रोथ करते जाएंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकता है. या फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो ये सारी चीज़ों को हमें रिमाइंड रखना पड़ता है. अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी डायनामिक so that it can change and adjust as per the situation of business environment. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए
जिसमें आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो किससे कब कब और कहाँ बात करनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली अगर इन केस कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो एज पर चेंजेस आप बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस ला सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब जरूरी क्यों है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे एक ओनर होता है और एक ओनर सफिशिएंट है, वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होने लगती है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होने लगती है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होने की वजह से आपको डिविजन ऑफ वर्क करना पड़ता है। यू हैव टू अपॉइंट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर्पस। फिर आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, उसके अंदर फिर प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर बाद में सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब मैनेजर्स को आप अपॉइंट करते हो। तो इससे हायरार्की आपकी क्रिएट हो जाती है। तो एज यूजुअल एक इंडिविजुअल जो ओनर है वो नॉर्मली अगर उसका बिजनेस एक शॉप जितना है तो वो इतना सब कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना जरूरी है। The need for creation and organizational structure arises when the business grows beyond a certain minimum limit. आपके हाथ से ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो गया या आप लुकआउट नहीं कर सकते इतना सब, तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। When the organization grows, it becomes difficult to coordinate in functions and activities of different members. ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होते जाता है ना, उतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ते जाती है। तो इसलिए आप एक मैनेजर क्रिएट कर देते हो और मैनेजर के नीचे फिर बाद में सब ऑर्डिनेट्स काम करते हैं। तो सब ऑर्डिनेट्स आर द रिस्पॉन्सिबल्स who can report to the managers and report to the managers. The manager are the responsible to give to that particular reports to the general managers, and general managers can go with the board of directors. ये कुछ हायरार्की ऐसा क्रिएट किया जाता है जिससे कम्युनिकेशन इजी होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो हो जाती है और आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किससे ऑर्डर लेने हैं, कब उनको रिव्यू देना है और कैसे उनको बताना है कि आपका काम कितना हुआ है। तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज़रूरी है। In order to function smooth and face environmental changes, it becomes necessary for an organization to pay attention to its structure. और ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ चलाना हो तो एनवायरमेंटल चेंजेस को अगर चेंज करना हो, नेसेसरी स्टेप्स लेने हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करते हो या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसके फायदे क्या होते हैं? तो पहला फायदा ये, अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्मूथ्स द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो एक प्रॉपर लाइन होती है आपके पास, एक हायरार्की होती है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, एक मोड ऑफ चैनल है जिससे आप बात करते हो, और बात करने के बाद में आपका ऑपरेशनल लेवल का जो भी प्रॉब्लम्स है या इश्यूज है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो स्ट्रक्चर के बेस पे। सेकेंड पॉइंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क which enables the enterprise to function as an integrated unit by the regulating and coordinating the responsibilities of individuals and department. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेमवर्क एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें हर एक एम्प्लॉय को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन मैथड्स और इंडिविजुअल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है, जिससे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी स्मूथली वर्क करते हैं। साथ साथ में हर एक एम्प्लॉय को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती है। इसलिए बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत, बेनिफिट्स ये सब सारे हो सकते हैं अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हो। उसके बाद में आता है हाउ इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएटेड। द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज deliberately design and plan. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप पूरा प्लान करते हो, डिजाइन करते हो और उसको हम लोग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की इन्फ्लुएंस पे बनाते हैं। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन इफेक्टिवली मैनेज बाय द सुपरवाइजर और सुपीरियर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऐसा है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स अवेलेबल होते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सके। उस बेस पे आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो।
This determines the level of management in the structure, so that manager must consist of span of management while creating the organizational structure. इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से लेवल का मैनेजर कहाँ पे काम कर रहा है, उसका फंक्शंस क्या क्या है। तो उस बेस पे हम लोग फ्लो चार्ट या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इन दिस यू कैन सी दैट देयर इज एन स्ट्रक्चर ऑफ एन फॉर्म। अगर आप देखते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन टॉप है, फिर बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो आते हैं वो मिडल में किया हुआ है, उसके साथ में डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट भी करके दे दिया है, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। उनके नीचे जब हम लोग बात करते हैं तो वो लोअर लेवल में आ जाते हैं। टॉप लेवल पे अगर आप देखते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स या डिपार्टमेंट मैनेजर्स आपको दिखाई देते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। और उनके नीचे फिर बाद में आप सब डिवीजन देखते हो, फैक्ट्री मैनेजर, स्टोर मैनेजर, फोरमैन 1, फोरमैन 2, ये सब लोअर लेवल में आते हैं। उसी तरह परचेज मैनेजर के अंदर भी अगर आप देखते हो तो परचेज ऑफिसर, परचेज असिस्टेंट नीचे की तरफ जा रहे हैं। अकाउंट, फिर बाद में अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स मैनेजर एंड ऑडिट मैनेजर इज आल्सो कमिंग अंडर द टाइटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मार्केटिंग के अंदर सेल्स एंड रिसर्च मैनेजर्स जो अंडर टाइटल में जाते हैं, जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है। इसके अंदर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो चेन के थ्रू जा सकता है। If example I am giving, the foreman 1 has a problem, he can reach to the factory manager, and factory manager can go through production manager, and production manager can reach managing director, and if needed the changes can be occurred by the managing decision. मैनेजर जो डिसीजन लेगा उस डिसीजन के बेस पे फोरमैन को रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। So it is the structure of an organization. This kind of organizational structures are being used in large organizations. There are different two types of structures we will be studying in next video. One is functional and another is divisional. So one by one we will see it briefly in the next video. Till then, that's it for today. Thank you.